नावल लिटिल वुमन, राइटर लुइजा मे ऑलकॉट, बाब 12, उन्वान खुतूत। चैप्टर 12। मेरी प्यारी, मैं तुम्हें एक छोटा सा खत लिख रही हूँ ताकि ये बता सकूं कि तुम्हारी गुस्से पर काबू पाने की कोशिशों को देखकर मुझे कितना इत्मीनान होता है। तुम अपने तजर्बात, नाकामियों या कामयाबियों के बारे में कुछ नहीं कहती और शायद ये सोचती हो कि कोई उन्हें नहीं देखता सिवाय उस दोस्त के जिससे तुम रोजाना मदद तलब करती हो, अगर मैं तुम्हारी रहनुमाई की पुरानी किताब पर भरोसा कर सकूं। मैंने भी ये सब देखा है और दिल से तुम्हारे अज़्म की खुलूस पर यकीन रखती हूँ क्योंकि अब ये फल देने लगा है। प्यारी, सब्र और हौसले से आगे बढ़ो और हमेशा यकीन रखो कि कोई तुमसे ज्यादा हमदर्दी से मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारी माँ की तरह। माँ, ये वाकई अच्छा लगा। ये लाखों रुपये और हजारों तारीफ के बराबर है। ओ मामी, मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश जारी रखूंगी और थकूंगी नहीं, क्योंकि तुम मेरी मदद करने के लिए हो। जो ने अपना सर अपने हाथों पर रखकर चंद खुशी के आंसुओं से अपनी छोटी मोहब्बत की कहानी गीला कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसकी भलाई की कोशिशों को नहीं देखता या सराहता, और ये यकीन दुगना कीमती और हौसला अफजा था क्योंकि ये गैर मुतवक्का था और उस शख्स की तरफ से आया जिसकी तारीफ वो सबसे ज्यादा कदर करती थी। अपनी अपोलियन यानी अपनी अंदर की कश्मकश का सामना करने और उसे काबू पाने के लिए पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करते हुए उसने नोट को अपने ड्रेस के अंदर पिन कर लिया ताकि ये एक छतरी और याद दहानी का काम दे अगर अचानक कुछ हो जाए, और वो अपने दूसरे खत को खोलने के लिए तैयार हो गई, चाहे खबर अच्छी हो या बुरी। एक बड़े पुरजोश हाथ से लॉरी ने लिखा, प्यारी जो, क्या हाल है? कुछ इंग्लिश लड़कियां और लड़के कल मुझे देखने आ रहे हैं और मैं खुशगवार वक्त गुजारना चाहता हूँ। अगर मौसम अच्छा रहा तो मैं लॉन्ग मेडो में अपना खैमा लगाऊंगा और पूरी टीम को दोपहर के खाने और क्रिकेट के लिए ले जाऊंगा। आग जलाएंगे, गपशप करेंगे, जिप्सी अंदाज में मजे करेंगे और सब तरह के खेल खेलेंगे। वो अच्छे लोग हैं और ऐसी चीजें पसंद करते हैं। ब्रूक हमें लड़कों को काबू में रखने के लिए जाएंगे और केट वॉन लड़कियों के लिए अदब का ख्याल रखेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम सब आओ। बेथ को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना और कोई उसे परेशान नहीं करे। खाने की फिक्र मत करो, मैं उसका और बाकी सबका ख्याल रखूंगा। बस जरूर आना, अच्छे दोस्त। जल्दी में, हमेशा तुम्हारा, लॉरी। ये तो दौलत है। जो ने खुशी से चीखते हुए ये खबर मैग को सुनाई। बिल्कुल, हम जा सकते हैं माँ, ये लॉरी के लिए बड़ी मदद होगी। मैं कश्ती चलाऊंगी और मैग दोपहर का खाने का इंतजाम करेगी और बच्चे किसी न किसी तरह मददगार होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वॉन्स बड़े संजीदा लोग नहीं हैं। तुम्हें उनके बारे में कुछ मालूम है? जो सिर्फ इतना कि 4 हैं। केट तुमसे बड़ी है, फ्रेड और फ्रैंक जुड़वा मेरी उम्र के करीब है, और एक छोटी लड़की ग्रेस जो 9 या 10 साल की है। लॉरी ने उन्हें बैरूने मुल्क देखा और लड़कों को पसंद किया। मैंने महसूस किया कि जब वो उसके बारे में बात करते हुए अपने मुंह को संवार रहा था तो वो केट को ज्यादा पसंद नहीं करता। मुझे खुशी है कि मेरा फ्रेंच प्रिंट साफ है। ये बिल्कुल मौजू है और बहुत खूबसूरत, मैग ने मुतमईन अंदाज में कहा। तुम्हारे पास कुछ अच्छा है? जो सुर्ख और सरमाई गर्म शूट मेरे लिए काफी है। मैं कश्ती चलाऊंगी और इधर उधर घूमूंगी, इसलिए स्टार्च की फिक्र नहीं। तुम आओगी बेथ? अगर तुम किसी लड़के को मुझसे बात नहीं करने जाओगी तो? कोई लड़का नहीं। मैं लॉरी को खुश करना चाहती हूँ और मुझे मिस्टर ब्रूक से खौफ नहीं, वो बहुत मेहरबान है। लेकिन मैं खेलना, गाना या कुछ कहना नहीं चाहती। मैं मेहनत करूंगी और किसी को परेशान नहीं करूंगी, और तुम मेरा ख्याल रखोगी जो, तो मैं चलूंगी। ये मेरी अच्छी लड़की है। तुम वाकई अपनी शर्मीली तबीयत पर काबू पाने की कोशिश करती हो और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसके लिए। खामियों से लड़ना आसान नहीं जितना मुझे मालूम है, और एक खुशगवार लफ्ज तरह तरह की हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया माँ। और जो ने अपनी दबी गाल पर एक शुक्रगुजार बोसा लिया जो मिसेस मार्च के लिए इतना कीमती था जितना कि अगर ये उनके जवानी का गुलाबी गोलपन वापस कर देता। मेरे पास चॉकलेट के ड्रॉप्स का एक डब्बा था और तस्वीर जो मैं नकल करना चाहती थी।
एमी ने कहा, और मुझे मिस्टर लॉरेंस का एक खत मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आज शाम को उनके पास जाकर उनके लिए बजाऊं, इससे पहले कि चिराग जले। और मैं जाऊंगी, बेथ ने कहा, जिसकी पुराने बुजुर्ग के साथ दोस्ती खूब फल फूल रही थी। अब आओ चलो और आज दुगना काम कर लें ताकि कल हम बिना फिक्र के खेल सकें, जो ने कहा, और अपने कलम की जगह झाड़ू उठाने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह जब सूरज लड़कियों के कमरे में झांका ताकि उन्हें एक खूबसूरत दिन का वादा दे, तो उसने एक मज़हक़ा खेज मंजर देखा। हर किसी ने मेले के लिए वो तैयारी की थी जो जरूरी और मुनासिब लगती थी। मैग ने अपने माथे पर इजाफी छोटे कर्ल पेपर लगाए, जो ने अपने मुतासरा चेहरे पर वाफिर मिकदार में कोल्ड क्रीम लगाई, बेथ ने जोआना को अपने साथ बिस्तर पर ले गई ताकि करीब आने वाले जुदाई का तदारुक हो, और एमी ने अपने नाक पर कपड़ा पिन लगाकर आखिरी झलक मुकम्मल की ताकि मसला खेज हिस्सा उठ जाए। ये वही पिन था जो फनकार अपने ड्राइंग बोर्ड पर कागज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये मकसद के लिए बिल्कुल मुनासिब और मुअस्सर था। ये मज़हक़ा मंजर सूरज को खुश लग रहा था क्योंकि वो इतनी रोशनी के साथ चमका कि जो जाग गई और एमी के सजावट पर जोरदार हंसी के साथ अपनी बहनों को जगाया। सूरज की रोशनी और हंसी खुशी की पार्टी के लिए अच्छे आसार थे और जल्द ही दोनों घरों में खुशगवार हलचल शुरू हो गई। बेथ, जो पहले तैयार थी, मुसलसल बताती रही कि पड़ोसी घर में क्या हो रहा है और खिड़की से बार बार टेलीग्राम भेजकर अपनी बहनों की तैयारियों को जिंदा कर दिया। वो खैमा वाला शख्स जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि मिसेस बारकर दोपहर के खाने को टोकरी और एक बड़े बास्केट में बंद कर रही हैं। अब मिस्टर लॉरेंस आसमान और मौसम का हाल देख रहे हैं। काश वो भी चले जाएं। वहाँ लोरी है जो मल्लाह की तरह लग रहा है। अच्छा लड़का, ओ खुदा की कसम, यहाँ एक गाड़ी है जिसमें लोग हैं, एक लंबी खातून, एक छोटी लड़की और 2 खौफनाक लड़के। एक लंगड़ा है, बेचारे के पास लकड़ी है। लोरी ने हमें ये नहीं बताया। जल्दी करो लड़कियों, वक्त गुजर रहा है। ओ, ये नेड मॉफ्ट है, मैं कसम खाकर कहती हूँ। मैग, क्या ये वही शख्स नहीं जिसने एक दिन तुम्हें झुककर सलाम किया था जब हम खरीदारी कर रही थी? हाँ, यही है। कैसा अजीब है कि वो आ गया। मैंने सोचा था कि वो पहाड़ों में है। वहाँ सली है, खुश है कि वो वक्त पर वापस आ गई। मैं ठीक हूँ जो, मैग ने घबराकर कहा। बिल्कुल दायरे में। अपनी ड्रेस उठाओ और टोपी दुरुस्त लगाओ। ये इस तरह झुकाने पर जज्बाती लग रही है और पहली हवा में उड़ जाएगी। अब चलो। ओ जो, तुम ये खौफनाक टोपी पहनने वाली नहीं हो, ये बहुत मज़हक़ा है। तुम अपना मजाक नहीं बनाओगी, मैग ने एहतजाज किया जब जो ने लॉरी के भेजे हुए वसी किनारे पुराने अंदाज की टोपी को लाल रिबन से बांधा। मैं पहनूंगी क्योंकि ये बेहतरीन है, इतनी हल्की, बड़ी और छांव देने वाली। ये मजा पैदा करेगी और मुझे मजाक बनने पर फर्क नहीं पड़ता अगर मैं आरामदाह हूँ। और यूं जो सीधा आगे बढ़ गई और बाकी सब भी पीछे पीछे। बहनों का खुशमिजाज छोटा ग्रोह सब बेहतरीन नजर आ रहे थे अपने मौसम गर्मा के सूट में, खुश चेहरों के साथ टोपी के नीचे। लॉरी दौड़कर आया और उन्हें अपने दोस्तों के सामने सबसे खुशामदीद गहने के लिए पेश किया। लॉन इस्तकबाल का कमरा था और चंद मिनटों के लिए वहां एक जिंदा दिलाना मंजर पेश हुआ। मैं खुश हुई कि देखकर कि केट अगरचे 20 साल की है, सादगी से मलबूस है, जिसे अमेरिकी लड़कियों को अपनाना चाहिए, और जो मिस्टर नेड की यकीन दहानियों से बहुत खुश हुई कि वो खास तौर पर उसे देखने आए हैं। जो ने समझा कि लॉरी ने केट के बारे में बात करते हुए अपना मुंह क्यों संवारा, क्योंकि वो नौजवान खातून एक मुतासर ना होने वाली अंदाज में थी जो बाकी लड़कियों के आजाद और आसान मिजाज से बहुत मुख्तलिफ थी। बेथ ने नए लड़कों का मुशाहिदा किया और फैसला किया कि लंगड़ा लड़का खौफनाक नहीं बल्कि नरमी और कमजोर है और वो उसके साथ मेहरबान होगी। एमी ने ग्रेस को खुशमिजाज और बाइखलाक पाया और चंद मिनट एक दूसरे को हैरत से देखने के बाद अचानक वो बहुत अच्छे दोस्त बन गईं। खैमे, दोपहर का खाना और क्रोके के औजार पहले ही भेज दिए गए थे। पार्टी जल्द ही रवाना हुई और दोनों कश्तियों को एक साथ धकेल दिया गया, जबकि मिस्टर लॉरेंस किनारे पर अपनी टोपी लहरा रहे थे। लॉरी और जो ने एक कश्ती चलाई, मिस्टर ब्रूक और नेड ने दूसरी, जबकि फ्रेड वान, जो जोशीले जुड़वा थे, उन दोनों को उलटने की पूरी कोशिश की, कश्ती में इस तरह पैडल मारकर जैसे पानी के कीड़े से परेशान हो। जो कि मज़हक़ा टोपी तारीफ के काबिल थी क्योंकि ये सबके लिए मुफीद थी। शुरू में हंसी पैदा की, एक ताज़ा हवा पैदा की जैसे वो पैडल मार रही थी, और अगर बारिश आती तो पूरे गृह के लिए बेहतरीन छतरी बन सकती थी, उसने कहा। केट ने फैसला किया कि वो अजीब है लेकिन होशियार है और दूर से उस पर मुस्कुराई।
दूसरी कश्ती में मैग खुश मिजाज अंदाज में बैठी थी, पैडल मारने वालों के सामने जो मंजर की तारीफ कर रहे थे और अपनी महारत से बैलेंस रख रहे थे। मिस्टर ब्रूक एक संजीदा खामोश नौजवान थे, हसीन भूरे आंखों और खुशगवार आवाज के साथ। मैग को उनके खामोश अंदाज पसंद आए और उसने उन्हें इल्म का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया समझा। वो ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन अक्सर देखते, और मैग को यकीन था कि वो उसे नफरत की नजर से नहीं देखते। नेड जिनके कॉलेज में था, फ्रेशमैन की तरह खुद को मुजाहिरा करने लगा। वो ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन बहुत खुश मिजाज था और मजमूई तौर पर पिकनिक के लिए बेहतरीन शख्सियत थी। सली गार्डनर अपनी सफेद पीक ड्रेस साफ रखने और हर जगह मौजूद फ्रेड के साथ बातचीत में मसरूफ थी, जो अपनी शरारतों से बेथ को मुसलसल खौफजदा रखता। लंग मेडो तक ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो खेमा लग चुका था और क्रोके के स्टेक भी जमीन में गड़ चुके थे। एक खुशगवार हरा मैदान जिसके बीच में 3 बड़े फैलते हुए बलूत के तने थे और एक हमवार गुजरगाह क्रोके के लिए तैयार थी। कैप लॉरेंस में खुशामदीद, नौजवान ने कहा जब वो खुशी के नारे लगाते हुए उतरी। ब्रूक चीफ कमांडर है, मैं कॉमन्सरी जनरल, बाकी लोग स्टाफ ऑफिसर्स हैं और आप खवातीन कंपनी हैं। ये खेमा खास तौर पर आपके लिए है और वो बलूट आपका ड्राइंग रूम है। ये मेस रूम है और तीसरा कैंप किचन। अब आओ खेल खेलें इससे पहले कि गर्मी हो जाए और फिर हम दोपहर के खाने के बारे में देखेंगे। फ्रैंक, बेथ, एमी और ग्रेस ने दीगर 8 अफराद के खेल को देखने के लिए बैठ गई। मिस्टर ब्रूक ने मैग, केट और फ्रेड को मुंतखब किया। लॉरी ने सैली, जो और नेड को लिया। अंग्रेज अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अमेरिकी बेहतर खेल रहे थे और मैदान का हर इंच जद्दोजहद से जीतने की कोशिश कर रहे थे, जैसे 76 की रूह उन्हें मुतासिर कर रही हो। जो और फ्रेड के दरमियान कई छोटी लड़ाइयां हुई और एक बार वो सख्त बातों से बच गए। जो आखिरी स्टैक से गुजर गई, लेकिन उसने मारना छोड़ दिया, जिसकी नाकामी ने उसे काफी परेशान किया। फ्रेड उसके करीब था और उसकी बारी आई। उसने मारा, उसकी गेंद स्टैक से टकराई और 1 इंच गलत तरफ रुक गई। कोई करीब नहीं था और जब वो जाकर देखने गया तो उसने उंगली से हल्का सा धक्का देकर उसे सही जगह पर डाल दिया। मैं गुजर गई। अब मिस जो, मैं तुम्हें तरतीब दूंगा और पहले अंदर आऊंगा। नौजवान ने अपने मालिक को दूसरा मारने के लिए झूला। तुमने धकेल दिया, मैंने देखा, अब मेरी बारी है, जो ने तेज लहजे में कहा। मेरे कॉल पर मैंने नहीं हिलाया, शायद थोड़ा सा घूम गया, लेकिन ये जायज है, तो पीछे हट जाओ और मुझे स्टैक पर मारने दो। हम अमेरिका में धोखा नहीं देते, लेकिन तुम दे सकते हो अगर चाहो, जो ने गुस्से में कहा। यांकी सबसे ज्यादा चालाक होते हैं, सब जानते हैं, ले जाओ, फ्रेड ने जवाब दिया, उसकी गेंद दूर तक मारकर। जो ने कुछ बदतमीजी करने के लिए मुंह खोला, लेकिन बर वक्त रुक गई, माथे तक लाल हो गई और एक लम्हे के लिए खड़ी रही, अपनी पूरी ताकत से स्टैक दबाते हुए, जबकि फ्रेड ने स्टैक मारी और बड़ी खुशी के साथ अपने आप को आउट करार दिया। वो अपनी गेंद लेने गई और झाड़ियों में उसे ढूंढने में काफी वक्त लगा, लेकिन वापस आई पुरसुकून और ठंडी लग रही थी और सब्र से अपनी बारी का इंतजार किया। उसे कई मारे लगी अपनी खोई हुई जगह वापस पाने के लिए, और जब वो वहां पहुंची तो दूसरी टीम तकरीबन जीतने वाली थी, क्योंकि केट की गेंद आखिरी से एक पहले थी और स्टैक के करीब पड़ी थी। हम खत्म हो गए, खुदा हाफिज केट, मिस जू एक गेंद की जिम्मेदार है, तो तुम खत्म हो गई हो, फ्रेड ने जोश में कहा, जबकि सब करीब आए कि देखें कि खेल खत्म हो रहा है। यांकीज दुश्मनों के साथ फराख दिल होते हैं, जू ने कहा एक नजर से, जिससे लड़के का चेहरा लाल हो गया, खासतौर पर जब वो उन्हें हरा देते हैं। उसने मजीद कहा, केट की गेंद को ना छूकर एक होशियार मार से खेल जीत लिया। लॉरी ने अपनी टोपी हवा में उछाली, फिर याद आया कि मेहमानों की शिकस्त पर खुश होना मुनासिब नहीं, और खुशी के दरमियान रुककर अपने दोस्त से सरगोशी की। शाहबाज जो, वो धोखा दे रहा था, मैंने देखा, हम उसे नहीं बता सकते, लेकिन वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, मेरा वादा। मैग ने उसे बज़ाहिर ढीली चोटी संवारने के बहाने अलग करके कहा, ये वाकई तंग करने वाला था, लेकिन तुमने अपना गुस्सा काबू में रखा और मैं बहुत खुश हूँ। जो, मेरी तारीफ मत करो मैग, क्योंकि मैं अभी उसकी गान मार सकती हूँ। मैं यकीनन फट पड़ती अगर मैंने कांटे के बीच में रहकर अपना गुस्सा काबू में नहीं रखा होता। अब ये उबल रहा है तो उम्मीद है वो मेरी राह में नहीं आएगा, जो ने अपने बड़े टोपी के नीचे फ्रेड को घूरते हुए कहा। दोपहर के खाने का वक्त है, मिस्टर ब्रूक ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। कॉमन्सरी जनरल, क्या तुम आग जलाओगी और पानी लाओगी, जबकि मिस मार्च, मिस सैली और मैं मेज लगाएंगे? कौन अच्छी कॉफी बना सकता है? जो बना सकती है, मैग ने खुश होकर अपनी बहन की तारीफ की। तो जो अपने हालिया खाना पकाने के सबक पर फख्र महसूस करते हुए कॉफी पॉट के पास गई, जबकि बच्चे खुश्क लकड़ियां जमा करते और लड़के आग जलाते और करीबी चश्मे से पानी लाते। मिस केट खाका बना रही थी और फ्रैंक बेथ से बात कर रहा था, जो चटाइयां बना रही थी ताकि प्लेट के तौर पर इस्तेमाल हो सकें। चीफ कमांडर और उसके माविनों ने जल्द ही मेज की खूबसूरत हरे पत्तों से सजाकर खाने पीने की चीजों से सजा दिया। जू ने ऐलान किया कि कॉफी तैयार है और सबने भरपूर खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि जवानी शाजो नाजुर ही बेमजा होती है और वर्जिश सेहतमंद भूख पैदा करती है। ये बहुत खुशगवार दोपहर का खाना था, हर चीज ताजी और मजाहिया लग रही थी और बार बार हंसी ने करीब खड़े एक घोड़े को हैरान किया। मीज पर हल्की असमानता थी, जिसे कई हादसे हुए, दूध में बलूत उबल गया,
छोटी काली चूटियां बगैर दावत के खाने में शामिल हो गईं और रेशमी कीड़े नीचे झूलते हुए देखने आए कि क्या हो रहा है। 3 सफेद बालों वाले बच्चे बाड़ के ऊपर झांक रहे थे और एक परेशानकुन कुत्ता दरिया के दूसरी तरफ जोर जोर से भौंक रहा था। यहाँ नमक है, लॉरी ने जो को बैर की प्लेट दी। शुक्रिया, मुझे मकड़ियाँ पसंद हैं, जो ने जवाब दिया, 2 बेखबर छोटे को निकालते हुए जो क्रीमी मौत की तरफ जा रहे थे। तुम कैसे जुर्रत करते हो कि उस खौफनाक डिनर पार्टी की याद दिलाते हो जब तुम्हारी हर लिहाज से इतनी शानदार है, जो ने मजीद कहा, और दोनों हंसकर एक ही प्लेट से खाने लगी क्योंकि चाइना खत्म हो चुका था। मुझे उस दिन गैर मामूली तौर पर खुशगवार वक्त मिला और अभी तक उससे बाहर नहीं आया हूँ। ये मेरी कोई महारत नहीं है, तुम जानती हो, मैं कुछ नहीं करती। ये तुम और मैग और ब्रूक हैं जो सब कुछ चलाते हैं, और मैं तुम्हारी बहुत ममनून हूँ। जब हम और नहीं खा सकेंगे तो क्या करेंगे? लॉरी ने पूछा, ये महसूस करते हुए कि दोपहर के खाने के बाद उसका सबसे अहम कार्ड खेला जा चुका है। जब तक ठंडा न हो जाए खेल खेलते रहो। मैंने आथर्स लाए हैं और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मिस केट कुछ नया और अच्छा जानती होंगी। जाकर उससे पूछो, वो मेहमान है और तुम्हें उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। तुम खुद मेहमान नहीं हो। मैंने सोचा था कि वो ब्रूक के लिए ठीक रहेंगी, लेकिन वो मैग से बात करता रहता है और केट बस उन पर उसके अजीब चश्मे से घूरती रहती है। मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें अखलाकियात की नसीहत करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम नहीं कर सकती जो। मिस केट वाकई कई नए खिल जानती थी, और चूंकि लड़कियां और लड़के मजीद खा नहीं सकते थे, सब ड्राइंग रूम में गए ताकि रिग मावल खेल सकें। एक शख्स कहानी शुरू करता है, कोई भी फजूल बात, और जितनी देर चाहे सुनाता है, बस इस बात का ख्याल रखता है कि किसी दिलचस्प मोड़ पर रुक जाए, फिर अगला उसे लेकर वैसा ही करे। जब अच्छा किया जाए तो बहुत मजाहिया होता है, और अफसोसनाक और मजाहिया चीजों का एक बेहतरीन झुरमट बनता है। शुरू करें मिस्टर ब्रूक, केट ने हुक्माती अंदाज में कहा, जिससे मैग हैरान रह गई, जो ट्यूटर का एहतराम किसी भी दूसरे साहब की तरह करती थी। घास पर दोनों नौजवान खवातीन के कदमों के पास लेटे हुए मिस्टर ब्रूक ने फरमाबरदारी से कहानी शुरू की। उनके खूबसूरत भूरे आंखें रोशन दरिया पर मरकूज थीं। एक जमाने की बात है, एक नाइट अपनी तकदीर तलाश करने दुनिया में निकला, क्योंकि उसके पास सिर्फ तलवार और ढाल थी। वो तवील अरसे तक सफर करता रहा, तकरीबन 28 साल, और मुश्किल वक्त गुजारता रहा, यहाँ तक कि एक अच्छे बूढ़े बादशाह के महल पहुंचा, जिसने किसी को इनाम देने का वादा किया जो एक ना तजर्बाकार मगर खूबसूरत घोड़े को काबू में ला सके, जिसे वो बहुत मोहब्बत करता। नाइट ने कोशिश करने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हुआ, क्योंकि घोड़ा बहादुर था और जल्द अपने नए मालिक से मोहब्बत करने लगा, हालांकि वो अजीबो गरीब और जंगली था। हर रोज जब वो बादशाह के पालतू को सबक देता, उसे शहर में सवारी कराता और हर जगह उस खूबसूरत चेहरे की तलाश करता जैसे उसने ख्वाबों में कई बार देखा था, मगर कभी नहीं पाया। एक दिन जब वो एक खामोश गली से गुजरा, एक पुराने खंडहर महल की खिड़की में वो दिलकश चेहरा देखा। वो खुश हुआ, पूछा कि इस महल में कौन रहता है, और बताया गया कि वहाँ कई कैदी शहजादियों को जादू के तहत रखा गया है, और वो सारा दिन काम करती हैं ताकि अपनी आज़ादी के लिए पैसा जमा कर सके। नाइट शदीद ख्वाहिश करता कि वो उन्हें आज़ाद कर सकता, लेकिन वो गरीब था और सिर्फ हर दिन आकर उस खूबसूरत चेहरे को देख सकता और उसे धूप में देखने की आरजू करता। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो महल में जाएगा और पूछेगा कि वो किस तरह मदद कर सकता है। वो गया और दस्तक दी। बड़े दरवाजे खुल गए और उसने देखा एक बेहद खूबसूरत खातून, जिसने खुशी के नारे के साथ कहा, आखिरकार आखिरकार। यही है, काउंट गुस्ताव ने कहा, और खुशी के इजहार में उसके कदमों पर गिर पड़ा। उठो, उसने अपने मौरतनमा हाथ को बढ़ाते हुए कहा। कभी नहीं, जब तक तुम मुझे आजाद करने का तरीका न बताओ। नाइट ने अभी भी घुटने टेक कर कसम खाई। अफसोस, मेरी जालिम तकदीर मुझे यहाँ रहने पर मजबूर करती है जब तक मेरा जालिम तबाह ना हो जाए। अबलीस कहाँ है? माउए सिलोन में है। जाओ बहादुर दिल, और मुझे मायूसी से बचाओ। मैं फरमाबरदार हूँ, या तो फाते वापस आऊंगा या मर्दा। ये सुनकर वो दौड़ा और माउए सिलोन का दरवाजा खोलकर दाखिल होने ही वाला था कि उसे बड़े यूनानी लुगत से जोरदार धक्का मिला, जो एक बूढ़े आदमी सियाह अबाया पहनकर मारी। फौरन, सर वो नाम क्या था, ने खुद को संभाला, जालिम को खिड़की से बाहर फेंक दिया और खातून के पास जाने के लिए मुड़ा, फाते। लेकिन माथे पर धक्का लगा। दरवाजा बंद पाया तो पर्दे फाड़ दिए, रस्सी की सीढ़ी बनाई, आधे रास्ते पर सीढ़ी टूट गई और वो सरकबल खंदक में जा गिरा, 60 फीट नीचे। बत्तख की तरह तैर सकता था। महल के गिर्द चक्कर लगाता रहा जब तक एक छोटे दरवाजे तक नहीं पहुंचा,
जो 2 मजबूत आदमियों की निगरानी में था। उनके सर आपस में टकराए जब तक वो टूट न गए, फिर अपनी गैर मामूली ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। 2 फुट मोटे पत्थर से ढके कदम चढ़े, इतने बड़े मेंढक जितने आपके मुक्के के बराबर, और मकड़ियां जो मिस मार्च को खौफजदा कर दें। इन कदमों के ऊपर पहुंचकर वो एक मंजर पर आया जिसने उसकी सांस रोक दी और खून जम गया। एक लंबा जिस्म, सब सफेद, चेहरे पर पर्दा और हाथ में लैंप। ये खामोशी से उसके सामने कॉरिडोर में सिरक रहा था, जो कब्र की तरह तारीक और सर्द था। जहनी शक्लें लरह पहने खड़ी थीं, मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। लैंप नीला जल रहा था और भूतनमा शक्ल हर वक्त अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ती, खौफनाक आंखों की चमक दिखाती। वो पर्देदार दरवाजे तक पहुंचे, जिसके पीछे खूबसूरत मसीकी सुनाई देती। वो अंदर दाखिल होने के लिए छलांग लगाया, मगर भूत ने उसे वापस पकड़ा और उसे धमकाने अंदाज में स्नफ बॉक्स दिया, जो ने कब्रिस्तानी लहजे में कहा, जिस पर हाजरीन हंस पड़े। शुक्रिया, नाइट ने मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा, जैसे ही उसने एक चुटकी ली और 7 बार जोर से छींके मारी कि उसका सर अलग हो गया। हा हा हा, भूत ने हंसकर कहा, और शहजादियों को घूमते देखकर बदरूह ने उसका शिकार उठाया और एक बड़े टिन बॉक्स में डाल दिया, जहां 11 दूसरे नाइट बिना सर के सार्डीन्स की तरह जमा थे, जो सब उठे और शुरू हो गए हॉर्नपाइप डांस करने के लिए। फ्रेड ने कहा, जब जो सांस लेने के लिए रुकी, और जब वो नाचते, पुराना महल एक मुकम्मल सेल वाली जंगी जहाज में तब्दील हो गया। जिप अप, टॉपसेल हालियर रीफ करो, हेल्म हार्ड एली, और गन्स पर अमल लगाओ, कप्तान ने चिल्लाया जब एक पुर्तगाली कजाक नजर आया जो अपनी फोरमास्ट से ज्यादा झंडा लहरा रहा था। जाओ अब जीतो मेरे दिल वालों, कप्तान ने कहा, और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। जाहिर है बरतानिया जीते, हमेशा की तरह। नहीं, ऐसा नहीं है, जो ने हल्के से कहा। जब कजाक कप्तान को कैदी बनाया गया तो वो सीधा स्कूनर पर चढ़ गया, जिसकी डेक्स मर्दों से भरी हुई थी और जिसके लीस कपर खून से भरे हुए थे, क्योंकि हुक्म दिया गया था छुड़ियों और जान बचाने की लड़ाई। बोसन का माउंट फ्लाइंग जीप शीट पकड़ो और उस जालिम को हरकत दो अगर वो फौरी तौर पर अपने गुनाह कबूल ना करे, बरतानवी कप्तान ने कहा। पुर्तगाली ने जैसे ईंट की तरह जबान बंद रखी और तख्ता प्लैंक पर चला गया, जबकि खुशतबा मल्लाह पागलों की तरह खुशी मना रहे थे। लेकिन चालाक कुत्ता घोता लगाया, जंगी जहाज के नीचे से आया, उसे डबो दिया और वो नीचे गई, तमाम बाददान खुले हुए, समंदर के तह में, समंदर में जहां। हाय, मुझे क्या कहना चाहिए, सैली ने कहा जब फ्रेड ने अपनी रिग मार्वेल मुकम्मल की, जिसमें उसने अपनी पसंदीदा किताबों से मिला जुलाकर बहरी इस्तिलाहात और हकायक बिखेर दिए थे। खैर, वो नीचे गए और एक खूबसूरत परी मछली ने उनका इस्तकबाल किया, मगर जब उसने बगैर सर के नाइट्स का डब्बा पाया तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने उनको नमक वाले पानी में महफूज किया ताकि उनका राज जान सके। क्योंकि वो औरत थी तो तजस्सुस था। फिर एक गोताजन आया और परी मछली ने कहा, अगर तुम इसे ऊपर ला सको तो मैं तुम्हें मोतियों का डब्बा दूंगी, क्योंकि वो इन बेबस चीजों को जिंदा करना चाहती थी और खुद भारी बोझ नहीं उठा सकती थी। गोताजन ने उसे ऊपर उठाया और जब खोला तो मोतियों की गैर मौजूदगी पर मायूस हुआ। उसने उसे एक वीरान खेत में छोड़ दिया, जहां उसे एक छोटी हंस लड़की मिली जो खेत में 100 मोटे हंस रखती थी। एमी ने कहा जब सैली की कहानी खत्म हुई। छोटी लड़की को उन पर अफसोस हुआ और उसने एक बूढ़ी औरत से पूछा कि वो उनकी मदद के लिए क्या करे। तुम्हारे हंस तुम्हें सब कुछ बता देंगे, बूढ़ी औरत ने कहा। उसने पूछा कि नए सर के लिए क्या इस्तेमाल करे, क्योंकि पुराने खो गए थे, और तमाम हंसों ने अपने 100 मुंह खोले और चीखना शुरू कर दिया। बंद गोभी, लॉरी ने फौरी जवाब दिया। बिल्कुल दुरुस्त, लड़की ने कहा और अपने बाग से 12 खूबसूरत बंद गोभी ले आई। उसने उन्हें पहना, नाइट्स फौरन बहाल हो गए, उसका शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपने रास्ते गए। कभी फर्क न जान सके, क्योंकि दुनिया में और बहुत से ऐसे सर मौजूद थे कि किसी ने उसकर तवज्जो न दी। जिस नाइट में मेरी दिलचस्पी है वो खूबसूरत चेहरा तलाश करने वापस गया और सीखा कि शहजादियों ने खुद को आजाद कर लिया और सब शादीशुदा हो गई, मगर एक के अलावा। वो इस बात से बेचैन हुआ और घोड़े पर सवार होकर, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, महल की तरफ दौड़ा ताकि देखे कौन बचा हुआ है। हेड के ऊपर से झांककर उसने अपनी पसंदीदा मलिका को बाग में फूल तोड़ते देखा। क्या मुझे गुलाब देंगी? उसने कहा। तुम्हें आकर लेना होगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, ये मुनासिब नहीं, उसने कहा बिल्कुल मीठे अंदाज से। वो हेड पर चढ़ने की कोशिश करता रहा, मगर वो लगता था कि और ऊंचा होता जा रहा है। फिर वो धकेलने की कोशिश करता, मगर वो और मोटा होता गया और वो मायूस हो गया। उसने सब्र से एक एक टहनी तोड़कर छोटा सा सुराग किया, जिससे वो झांकता रहा, मन्नत मानते हुए, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। मगर खूबसूरत शहजादी ने ऐसा ना समझा और खामोशी से अपने गुलाब तोड़ती रही और उसे रास्ता
खुद बनाना पड़ा। वो आया या नहीं फ्रैंक बताएगा। मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं खेलता, मैं कभी नहीं खेलता, फ्रैंक ने मायूसी के साथ कहा। बेथ जो के पीछे गायब हो गई थी और ग्रेस सो रही थी। तो गरीब नाइट हेड में फंस कर रह जाएगा क्या वो? मिस्टर ब्रूक ने पूछा, अभी भी दरिया देखते हुए और अपनी बटन होल में जंगली गुलाब के साथ खेलते हुए। मेरा ख्याल है शहजादी ने उसे गुलाब दिया और कुछ देर बाद दरवाजा खोल दिया, लॉरी ने मुस्कुराते हुए कहा जब वो अपनी ट्यूटर पर अकाउंट भेंग रहा था। कितनी फजूल कहानी बन गई है। मश्क से हम कुछ वाकई चालाक कर सकते हैं। क्या तुम सच जानते हो? उम्मीद है, मेग ने संजीदगी से कहा। खेल मेरा मतलब है। ये क्या है? फ्रेड ने पूछा। क्योंकि तुम अपने हाथ जमा करते हो, एक नंबर चुनते हो और बारी बारी निकालते हो, और जिसका नंबर निकलता है उसे बाकी लोगों के किसी भी सवाल का सच बताना होता है। ये बहुत मजेदार है। आओ इसे आजमाएं, जो ने कहा, जो नए तजुर्बे पसंद करती थी। मिस कैट और मिस्टर ब्रूक, मेग और नेड ने इनकार कर दिया, मगर फ्रेड, सैली, जो और लॉरी ने हाथ जमा किए और ड्रॉ किया, और किस्मत लॉरी की जानिब गई। तुम्हारे हीरोज कौन है? जो ने पूछा। दादा और नेपोलियन। यहाँ कौन सी खातून तुम्हें सबसे खूबसूरत लगती है? साली ने पूछा। मार्गरेट। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? फ्रेड ने पूछा। जो, जाहिर है। क्या अहमकाना सवाल पूछती हो? और जो ने तहकीर भरा कंधे उठाया, जबकि बाकी सब लॉरी के हकीकत पसंदाना अंदाज पर हंसे। दोबारा कोशिश करो, सच एक बुरा खेल नहीं है, फ्रेड ने कहा। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, जो ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसकी बारी अगली थी। तुम्हारी सबसे बड़ी खामी क्या है? फ्रेड ने पूछा। जल्द गुस्सा आ जाना। तुम सबसे ज्यादा किस चीज की ख्वाहिश रखते हो? लॉरी ने पूछा। बूट के फीते, जो ने कहा, अंदाजा लगाकर और उसका मकसद नाकाम बनाया। सच्चा जवाब नहीं, तुम्हें वो कहना चाहिए जो तुम वाकई सबसे ज्यादा चाहते हो। जहानत? तुम नहीं चाहते कि तुम मुझे दे सको लॉरी? और वो शरारती मुस्कुराहट के साथ उसके मायूस चेहरे की तरफ देखी। तुम मर्द में सबसे ज्यादा कौन सी खूबियों की तारीफ करते हो? साली ने पूछा। हौसला और ईमानदारी। अब मेरी बारी, फ्रेड ने कहा, क्योंकि उसका हाथ आखिरी आया। आओ उसे दे दें, लॉरी ने जो से कहा, जिसने सर हिलाकर फौरन पूछा। क्या तुमने क्रोकी में धोखा दिया? हाँ, थोड़ा सा। बहुत अच्छा। क्या तुमने अपनी कहानी द सी लायन से ली? लॉरी ने पूछा। कुछ हद तक। क्या तुम नहीं सोचती कि इंग्लिश कौम हर लिहाज से कामिल है? साली ने पूछा। अगर मैं ऐसा ना सोचूं तो मुझे शर्मिंदगी होगी। वो एक सच्चा जॉन बुल है। अब मिस सैली, तुम्हें बिना बारी के मौका मिलेगा। मैं पहले तुम्हारे जज्बात हिलाऊंगा, पूछकर कि क्या तुम नहीं सोचती कि तुम कुछ हद तक फ्लर्ट हो? लॉरी ने कहा, और जो ने फ्रेड की तरफ इशारा करके अमन का इंदिया दिया। तुम गुस्ताख लड़के, जाहिर है मैं नहीं हूं, सैली ने कहा, मगर उसके अंदाज ने इसके बरक्स प्रभावित किया। तुम सबसे ज्यादा क्या नफरत करते हो? फ्रेड ने पूछा। मकड़ियां और चावल की पुडिंग। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जो ने पूछा। नाचना और फ्रांसीसी दस्ताने। खैर, मुझे लगता है कि सच एक बहुत ही फजूल खेल है। आओ जहन ताजा करने के लिए ऑथर्स का माकूल खेल खेले, जो ने तजवीज दी। नीड, फ्रैंक और छोटी लड़कियां इसमें शामिल हो गईं, और जब ये चल रहा था 3 बड़ों ने अलग बैठकर बात की। मिस केट ने दोबारा अपनी खाकासाजी निकाली और मार्गरेट ने उसे देखा, जबकि मिस्टर ब्रूक घास पर लेटे किताब के साथ थे, जो उन्होंने नहीं पढ़ी। कितनी खूबसूरती से करते हो, काश मैं भी ड्रॉ कर सकता, मेग ने अपने अल्फाज में ताज्जुब और अफसोस के मिले जुले जज्बे के साथ कहा। तुम क्यों नहीं सीखती? मैं सोचती हूँ तुम्हारे पास ज़ौक और काबिलियत है, मिस केट ने शाइस्तगी से जवाब दिया। मेरे पास वक्त नहीं। तुम्हारी अम्मी दीगर सलाहियतों को तरजीह देती हैं, मैं सोचती हूँ मेरी भी ऐसी थी, मगर मैंने उसे साबित किया कि मैं काबिल हूँ, कुछ जाती सबक लेकर, और फिर वो खुश हुई कि मैं आगे बढ़ूं। क्या तुम अपनी नानी के साथ ऐसा नहीं कर सकती? मेरे पास कोई नानी नहीं। मैं भूल गई कि अमेरिका की लड़कियां हमसे ज्यादा स्कूल जाती हैं। बहुत अच्छे स्कूल हैं, पापा कहते हैं। तुम निजी स्कूल में जाती हो, मैं फर्ज करती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जाती, मैं खुद नानी हूँ। ओह वाकई, मिस केट ने कहा, लेकिन गोया के हाय कितना बुरा है, क्योंकि उसके लहजे में ये महसूस होता था और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिससे मैग शर्म महसूस करने लगी और चाहती थी कि वो इतनी खुली न रहती। मिस्टर ब्रूक ने ऊपर देखा और तेजी से कहा, अमेरिका की नौजवान खवातीन आजादी से प्यार करती हैं जितना कि उनके आबाओ अजदाद करते थे, और अपने आप को सहारा देने की वजह से उनकी तारीफ और एहतराम किया जाता है। ओह हाँ, जाहिर है कि ये उनके लिए बहुत अच्छा और मुनासिब है।
हमारे पास बहुत सी काबिले एहतराम नौजवान खवातीन हैं जो यही करती हैं और नोबल लोगों के लिए काम करती हैं। क्योंकि वो जेंटलमैन की बेटियां हैं, इसलिए वो तालीम याफ्ता और माहिर हैं। तुम जानती हो, मिस केट ने सरपरस्ती के लहजे में कहा, जिससे मेग के गर्व को ठेस पहुंची और उसका काम सिर्फ नापसंदीदा ही नहीं, जलील महसूस हुआ। क्या जर्मन गाना ठीक लगा मिस मार्ज? मिस्टर ब्रूक ने एक अजीब खामोशी तोड़ते हुए कहा। ओह हाँ, ये बहुत मीठा था और मैं उसका शुक्रगुजार हूं जिसने मेरे लिए तर्जुमा किया। और मैग का उदास चेहरा बात करते ही रोशन हो गया। क्या तुम जर्मन नहीं पढ़ती? मिस केट ने हैरानी से पूछा। इतना अच्छा नहीं, मेरे वालिद जिनवा ने मुझे पढ़ाया अभी दूर है और मैं अकेले बहुत तेज तरक्की नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास कोई नहीं जो मेरी तलफ्फुज दुरुस्त करे। आप थोड़ा कोशिश करो। ये है शिलर की मरियम स्टुआर्ट और एक उस्ताद जो पढ़ाना पसंद करता है। और मिस्टर ब्रोक ने अपनी किताब उसके घुटने पर एक मधु करने वाली मुस्कुराहट के साथ रख दी। ये इतना मुश्किल है कि मुझे कोशिश करने से डर लगता है, मैग ने कहा, शुक्रगुजार मगर अपने साथ मौजूद माहिर नौजवान खातून की मौजूदगी में शर्मीली। मैं थोड़ा पढ़कर तुम्हें हौसला दूंगी। और मिस केट ने सबसे खूबसूरत इक्तिबासात में से एक को बिल्कुल दुरुस्त मगर बिल्कुल बेतासुरात अंदाज में पढ़ा। मिस्टर ब्रोक ने कोई तबसरा नहीं किया। जब उसने किताब मैग को वापस की, जिसने मासूमियत से कहा, मैंने सोचा ये शायरी है, इसका कुछ हिस्सा है, ये इक्तिबास पढ़ो। मिस्टर ब्रोक के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जब वो गरीब मरियम की अफसोसनाक दास्तान पर किताब खोले। मैग ने फरमाबरदारी से उस लंबी घास की पत्ती के पीछे गई जिससे उसके नए उस्ताद इशारा करते थे। आहिस्ता और हया के साथ पढ़ा और उन सख्त अल्फाज को अपनी मीठी आवाज के नरम लहजे से शायरी में बदलती चली गई। सब्ज रहनुमा सफ़े के नीचे गया और थोड़ी देर बाद उसने अपने सामे को उस अफसोसनाक मंजर की खूबसूरती में भूलकर ऐसे पढ़ा जैसे अकेली हो और बदकिस्मत मलिका के अल्फाज में थोड़ी सी त्राजेदी डाल दी। अगर उसने उस वक्त भूरी आंखें देखी होती तो वो फौरन रुक जाती, मगर उसने कभी ऊपर नहीं देखा और सबक उसके लिए खराब नहीं हुआ। वाकई बहुत अच्छा, मिस्टर ब्रोक ने कहा जब उसने तवक्कुफ किया उसकी कई गलतियों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए और ऐसे देखा जैसे वाकई पढ़ाना पसंद करते हों। मिस केट ने अपना चश्मा उठाया और अपने सामने छोटे मंजर का जायजा लेने के बाद अपनी खाकासाजी की किताब बंद की और बड़ाई के अंदाज में कहा, तुम्हारा लहजा अच्छा है और वक्त के साथ तुम एक होशियार कारी बनोगी। मैं तजवीज करती हूँ कि तुम सीखो क्योंकि जर्मन उस्तादों के लिए कीमती महारत है। मुझे ग्रेस की देखभाल करनी है, वो खेल रही है। और मिस केट वहां से चली गई, अपने कंधे उठाते हुए सोचा, मैं एक नानी की निगरानी करने नहीं आई, हालांकि वो जवान और खूबसूरत है। ये यांकी लोग कितने अजीब हैं, मुझे डर है कि लॉरी इनके दरमियान बिल्कुल बिगड़ जाएगा। मैं भूल गई कि इंग्लिश लोग नानियों को ज्यादा अहमियत नहीं देते और उनके साथ वैसा सुलूक नहीं करते जैसा हम करते हैं। मेग ने नाराजगी अंदाज में पीछे जाती हुई शख्सियत को देखते हुए कहा, उस्तादों को वहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मैं अपने दुख के तजुर्बे से जानती हूँ। हमारे मजदूरों के लिए अमेरिका जैसा कोई मकाम नहीं, मिस मार्गरेट। और मिस्टर ब्रोक इतने खुश और पुरमसरत लग रहे थे कि मैग को अपनी मुश्किल किस्मत पर अफसोस करना शर्मनाक लगा। फिर मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ। मुझे अपना काम पसंद नहीं, मगर आखिरकार मुझे इससे काफी इत्मीनान मिलता है, तो मैं शिकवा नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मुझे पढ़ाना भी आपकी तरह पसंद होता। मेरा ख्याल है तुम्हें पसंद आएगा अगर लॉरी तुम्हारा शागिर्द होता। मैं अगले साल उसे खो देने पर बहुत अफसोस करूंगा, मिस्टर ब्रोक ने कहा जब वो घास में सुराख कर रहे थे। कॉलेज जा रहा है, मैं फर्ज करती हूँ, मैग के होंठों ने सवाल किया, मगर उसकी आंखें ये भी कह रही थीं, और तुम्हारा क्या बनेगा? हाँ, अब वक्त आ गया है कि वो जाए क्योंकि वो तैयार है और जैसे ही वो रवाना होगा मैं फौजी बन जाऊंगा, मुझे जरूरत है। ये सुनकर खुशी हुई मैग ने कहा, मैं समझती हूँ कि हर युवक जाना चाहेगा, हालांकि ये उन माँओं और बहनों के लिए मुश्किल है जो घर पर रहती हैं। उसने उदासी से कहा, मेरे पास ना तो माँ है ना बहन और बहुत कम दोस्त है जो परवाह करें कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। मिस्टर ब्रोक ने कुछ तल्खी से कहा जब उन्होंने बेध्यानी से मरे हुए गुलाब को उस सुराग में रखा जो उन्होंने बनाया था और उसे छुपा दिया जैसे कि एक छोटा सा कब्र। लॉरी और उनके दादा बहुत फिक्र करेंगे और हम सभी बहुत दुखी होंगे अगर आपको कोई नुकसान पहुंचे, मैग ने दिल से कहा।
शुक्रिया, ये सुनकर खुशी हुई। मिस्टर ब्रोक दोबारा खुश मिजाज नजर आ रहे थे, मगर उनका कलाम खत्म होने से पहले नेड पुराने घोड़े पर सवार होकर लड़कियों के सामने अपनी घुड़सवारी की महारत दिखाने के लिए आ गया, और उस दिन मजीद सुकून नहीं रहा। क्या तुम्हें घुड़सवारी पसंद नहीं है? ग्रेस ने एमी से पूछा जब वो सबके साथ मैदान के गिर्द दौड़कर आराम कर रही थीं, जिसकी रहनुमाई नेड कर रहा था। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरी बहन मैग घुड़सवारी करती थी जब पापा अमीर थे, मगर अब हमारे पास कोई घोड़ा नहीं है, सिर्फ एलन ट्री है, एमी ने हंसकर कहा। एलन ट्री के बारे में बताओ, क्या ये गधा है? ग्रेस ने तजस्सुस से पूछा। देखो, जो घोड़ों के लिए पागल है, और मैं भी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक पुरानी साइड सैडल है और कोई घोड़ा नहीं। हमारे बाग में एक सेब का दरख्त है जिसकी एक शाख नीची है, तो जो ने सैडल उस पर रखा और जो हिस्सा ऊपर की तरफ मुड़ता है उस पर रेंज लगा दी, और हम जब चाहे एलन ट्री पर छलांग लगाकर सवार हो जाते हैं। कितना मजेदार है, ग्रेस ने हंसकर कहा। मेरे पास घर पर एक छोटा घोड़ा है और मैं तकरीबन हर रोज फ्रेड और केट के साथ पार्क में सवार होती हूँ। ये बहुत मजेदार है क्योंकि मेरे दोस्त भी जाते हैं और रूह खवातीन और हजरात से भरा होता है। कमाल, मुझे उम्मीद है कि मैं किसी दिन बैरूने मुल्क जा सकूंगी, लेकिन मैं रो जाने के बजाय रोम जाना पसंद करूंगी, एमी ने कहा, जिसे रो के बारे में सबसे कम भेल नहीं था और वो दुनिया में कभी पूछती भी ना। फ्रैंक, जो छोटी लड़कियों के पीछे बैठा था, उसने सुना कि वो क्या कह रही हैं और बेसब्री से अपनी लकड़ी को हटाया जब वो फाल लड़कों को हर तरह की मज़हक़िया मशकिंग करते देख रहा था। बेथ, जो बिखरे हुए मुसन्निफ के कार्ड जमा कर रही थी, उसने ऊपर देखा और अपनी शर्मीले मगर दोस्ताना अंदाज में कहा, मुझे लगता है तुम थक गए हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? बराए करम मुझसे बात करो, अकेले बैठना बोरिंग है, फ्रैंक ने जवाब दिया, जो जाहिर था कि उसकी घर पर बहुत इज्जत की जाती है। अगर वो उसे लातिनी तकरीर करने को कहता तो ये शर्मीली बेथ के लिए ज्यादा नामुमकिन काम न होता, मगर अब छुपने की जगह नहीं थी, न ही जो का सहारा, और बेचारे लड़के ने उसकी तरफ ऐसा उम्मीद भरा नजारा किया कि उसने बहादुरी से कोशिश करने का फैसला किया। तुम्हें किस बारे में बात करना पसंद है? उसने कार्ड्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए और निस्फ कार्ड गिराते हुए पूछा। ठीक है, मुझे क्रिकेट, कश्ती रानी और शिकार के बारे में सुनना पसंद है, फ्रैंक ने कहा, जो अभी तक अपनी तफरीह को अपनी ताकत के मुताबिक ढालवा नहीं सीखा था। मेरे दिल में क्या करूं? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं मालूम, बेथ ने सोचा और लड़के की मुसीबत को भूलकर उम्मीद करते हुए उसे बात करने पर मजबूर किया। कहा, मैंने कभी शिकार नहीं देखा, मगर मुझे लगता है कि तुम सब जानते हो। मैंने एक बार किया था, लेकिन अब कभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक बदकिस्मत 5 बॉर्डर गेट पर छलांग लगाते हुए जख्मी हो गया, तो अब मेरे लिए घोड़े और शिकारी कुत्ते नहीं हैं, फ्रैंक ने आभरते हुए कहा, जिससे बेथ ने अपनी मासूम गलती पर खुद से नफरत की। तुम्हारे हिरन हमारे बदसूरत भैंसों से बहुत खूबसूरत हैं, उसने प्रेरी की तरफ देखकर कहा और खुश हुए कि उसने लड़कों की एक किताब पढ़ी थी जिसमें जो को बहुत मजा आता था। भैंसें पुरसुकून और मुतमईन करने वाली साबित हुई और किसी को खुश करने के जज्बे में बेथ ने खुद को भुला दिया और अपनी बहनों की हैरत और खुशी से बेखबर रही जब उन्होंने देखा कि वो खौफनाक लड़के से बात कर रही है जिनसे वो पनाह मांग चुकी थी। खुदा उनका भला करे, वो उस पर तरस खाती है इसलिए उसके साथ मेहरबान है, जो ने क्रिकेट के मैदान से मुस्कुराते हुए कहा। मैं हमेशा कहती थी कि वो छोटी संत है, मैग ने कहा, जैसे अब इसमें कोई और शक न रहा हो। मैंने फ्रैंक को इतनी देर में इतना नहीं हंसते देखा, ग्रेस ने एमी से कहा जब वो गुड्डियों पर बात कर रही थी और बलूत के कप से चाय के सेट बना रही थी। मेरी बहन बेथ बहुत नफीस लड़की है जब उसे पसंद हो, एमी ने कहा। उसका मतलब था दिलकश, मगर चूंकि ग्रेस को इन दोनों शब्दों का सही मतलब मालूम नहीं था, नफीस अच्छा लगा और एक अच्छा तासुर दिया। एक गैर मुतवक्का सर्कस, लोमड़ी और हंसों का खेल और दोस्ताना क्रिकेट ने दोपहर को खत्म किया। सूरज गुरूब होते ही तंबू हटा दिया गया, टोकरियां पैक कर ली गईं, विकेट्स उठा ली गईं, कश्तियों को लोड कर दिया गया और सारा ग्रोह नदी के साथ बहता हुआ अपनी आवाज की आखिरी हद तक गाता हुआ गया। नेट जज्बाती होकर एक सेरेनाड गाने लगा जिसमें वो मायूसकुन रद्द-ए-अमल के साथ ये बोल गाता, अकेला अकेला आह अलम अकेला, और इस लाइन पर, हम सब जवान हैं, हम सब के पास दिल है, ओ आखिर क्यों हम यूं सर्दी से अलग खड़े हैं। उसने मैग की तरफ ऐसा लापरवाहाना अंदाज में देखा कि वो जोर जोर से हंस पड़ी और उसका गाना खराब कर दिया। तुम मुझ पर इतनी बेरहमी कैसे कर सकती हो, उसने जिंदादुल कोरस के पर्दे के तले सरगोशी की। तुम पूरे दिन उस सख्त इंग्लिश खातून के करीब रही हो और अब तुम मुझे झुटला रही हो।
मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम इतने मुज़हकिया लग रहे थे, मैं वाकई कुछ नहीं कर सकती। मैग ने उसके मुलामत पहले हिस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, क्योंकि ये बिल्कुल सच था कि उसने उसे नजरअंदाज किया था। नेड नाराज होकर तसल्ली के लिए सैली की तरफ मुड़ा और उससे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, इस लड़की में जरा भी फ्लेयर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो बहुत प्यारी है, सैली ने अपनी दोस्त का दिफा करते हुए कहा, हालांकि वो उसकी कमियों को भी तस्लीम करती थी। बहरहाल वो कोई जख्मी हिरन नहीं है। नेड ने मजाक करने की कोशिश की और उतना ही कामयाब रहा जितने के बहुत से नौजवान हजरात आमतौर पर होते हैं। जिस लॉन में ये सब इकट्ठा हुए थे, वहां छोटा ग्रुप गर्मजोशी से शब बखैर कहकर बिछड़ गया, क्योंकि वॉन्स कनाडा जाने वाले थे। 4 बहनें बाग के रास्ते घर जा रही थीं। मिस कैट ने उनकी तरफ देखते हुए बिना अपने लहजे में घमंड के कहा, इनके जाहिरी अंदाज के बावजूद अमेरिकी लड़कियां बहुत बातखलीक हैं जब उन्हें जाना जाए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, मिस्टर ब्रुक ने कहा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।